दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक तरफ पटना में भाजपा मुख्यालय पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए पोस्टर लगी और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनकी ये आखिरी दिल्ली यात्रा बताई जा रही है और कल यानी 10 अप्रैल को 12:15 बजे दिन में राज्यसभा के सांसद के तौर पर वो राज्यसभा के सभापति के कक्ष में जाकर शपथ लेंगे। उसके बाद कल शाम ही या 11 अप्रैल की सुबह वो वापस पटना लौट जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में कल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है और उस कोर ग्रुप की बैठक में बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है, बड़े चेहरों को बुलाया गया है और उसके बाद 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी। जो पिछले 1.5-2 महीनों से कैबिनेट की बैठक हो नहीं रही है, वो नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और उस कैबिनेट के बाद नीतीश कुमार 13 की शाम या 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती के दिन ही एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसी दिन एनडीए नीतीश कुमार की जगह अपना नया नेता चुनेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार के हाथ में जो पर्ची थमाई गई होगी या नीतीश कुमार ने खुद के अपने मन से जो नाम तय किया होगा, उस नाम का ऐलान, उस नाम का प्रस्ताव एनडीए के विधायकों के सामने रखेंगे और मौजूदा दौर में जो प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल ही जाती है, आप सभी जानते हैं। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन प्रस्ताव रखा जाएगा, तो किसका प्रस्ताव रखा जाएगा, बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा या जनता दल यूनाइटेड से होगा। और उन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब तक कोई ऑफर नहीं आ रहा था, लेकिन कल से जिस प्रकार से राजद के नेताओं के द्वारा जेडीयू को खुला ऑफर दिए जाने की बात हो रही है, उसके बाद की परिस्थिति में बिहार में क्या होगा, इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और हमारे दर्शकों को आप जरा बताइए कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से लेकर अब तक का जो कार्यक्रम मैंने बताया, पोस्टर की, उस कार्यक्रम पे बाद में आते हैं, पहले जरा पोस्टर की फाड़ा फाड़ी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दरमियान, उनके दिल्ली दौरे के पहले ही जो हो गई है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? देखिए, क्या कोइंसिडेंस है, नीतीश कुमार इधर दिल्ली रवाना होते हैं और उधर भाजपा कार्यालय में भाजपा के ही कार्यकर्ताओं द्वारा जो संभावित मुख्यमंत्री के रेस में सबसे प्रबल दावेदार है, उनके ही पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं जी। अब ये समझ से परे है। लेकिन मुझे जो लगता है कि सम्राट चौधरी के समर्थकों ने, मुझे नहीं लगता ये पोस्टर लगाया होगा जी। क्योंकि देखिए, इससे सम्राट चौधरी के पक्ष में न जाके ये एक तरह से एक निगेटिव माहौल बनेगा सम्राट चौधरी के विरुद्ध में। क्योंकि इससे क्या मैसेज, यदि आप जनरली आप देखें कि किसी व्यक्ति का पोस्टर लगता हो, वो व्यक्ति जो प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री का, एक तरह से पत्रकार से लेकर तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं ये मान चुके हैं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। उसके बावजूद बीजेपी कार्यालय में उसी संभावित मुख्यमंत्री सीएम इन वेटिंग का पोस्टर लगता है और उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर फाड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे बीजेपी के वो दावेदार तो नहीं है जो अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में मानते हैं? तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जब तक पटना में थे, एक हाइपोथेटिकल बात मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जब तक पटना में थे तब तक कुछ हुआ नहीं। जैसे ही वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं, जो खबर है, और एयरपोर्ट पहुंचने, उनके घर से एयरपोर्ट पहुंचने के बीच में ही ये घटना हुई है। क्या कोइंसिडेंस है? तो ये निश्चित ही सम्राट चौधरी के लिए निगेटिव चीज है। और ये मैसेज यदि कन्वे हो गया पार्टी हाईकमान में कि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी में ही विरोध है, तो
खेल बिगड़ भी सकते हैं अभिषेक जी सम्राट चौधरी का। जी, लेकिन एक सवाल तो यहाँ ये उपजता है ऋषि जी, नीतीश कुमार आ रहे हैं सांसद के तौर पे शपथ लेने। हालांकि नीतीश कुमार के पास संवैधानिक रूप से 30 सितंबर तक मुख्यमंत्री बने रहने का विकल्प है, लेकिन मुझे जेडीयू के सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार 13 तारीख को या 14 तारीख की अर्ली मॉर्निंग, एकदम पहले सुबह वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जयंती के दिन एनडीए ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। जितने नामों की चर्चा है, क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री किस दल का होगा और किस चेहरे पर मुहर लगने की उम्मीद आपको ज्यादा दिखाई दे रही है? और इसके साथ साथ एक सवाल और नथी कर दूं मैं, कल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है, उसमें बिहार से, जैसा कि कल मैंने उस वक्त की उपलब्ध सूचना के आधार पर बताया था, आपने भी बताया था कि सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को बुलाया गया है। अब जो जानकारी आ रही है कि भिखू भाई दलसानिया भी जा रहे हैं, वो प्रदेश प्रभारी तावड़े साहब भी जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सरावगी भी जा रहे हैं, और बिहार भाजपा के जो प्रोमिनेंट नेता हैं संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह जो भी है, वो भी उस कोर ग्रुप की बैठक में रहेंगे। इस प्रेम कुमार स्पीकर को भी कहा जा रहा है कि वो भी रहेंगे। तो कोर ग्रुप की बैठक कल, एक तरफ नीतीश कुमार सांसद की शपथ लेंगे, दूसरी तरफ भाजपा अपने कोर ग्रुप की बैठक करेगी, और उसके बाद अम्बेडकर जयंती के दिन नेता का चुनाव होगा। क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में संकेतों का अपना महत्व है अभिषेक जी, लेकिन उस पे आने से पहले मैं एक बात बता दूं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, खासकर 14 के बाद को यदि आप देखें, भाजपा के क्रियाकलाप को एनालिसिस करें तो बहुत कम ही ऐसे मौके आए हैं जिसमें आपने अनुमान लगाया हो, अनुमान सटीक बैठा हो। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर था कि उस समय जब चुनाव हुआ कि इसमें तो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्लियर था। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में या वर्तमान में हाल के दिनों में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है। जो दिल्ली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय को कवर करते हैं और जिनके पास 25 से 30 सालों का अनुभव है, वैसे बड़े पत्रकार भी ये अनुमान नहीं लगा पाए कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, बहुत से लोगों का नाम चल रहा है। हो सकता है कि भाजपा अपनी परिपाटी, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का स्टाइल है, उस परिपाटी को फॉलो करे। तो ये कहना आसान नहीं है, लेकिन जो संकेत है, 14 तारीख को संभवतः एनडीए विधायक दल का बैठक होगा, और संभवतः मुझे लगता है उसी के दिन पर्ची के माध्यम से, या जो अपना वो फार्मूला अपनाएंगे बीजेपी, उसके माध्यम से एनडीए का जो अगला नेता कौन होगा उसका चयन होगा। चयन क्या होगा, दिल्ली से जो मतलब नाम बता दिए जाएंगे, उस पे मोहर लगेगा। जी ऋषि जी, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, बाबा साहब। मैं उसी पे शुरू में इसलिए कहा संकेत। तो लेकिन 14 तारीख को आपने क्या कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, जयंती है, और वो दलितों के भगवान माने जाते हैं। दलितों क्या मतलब, एक तरह से सभी लोगों का आदर्श माने जाते हैं, लेकिन एक दलित राजनीति में उनका अपना एक जो दलित राजनीति करते हैं उनका वो एक तरह से आइकॉन है। और 14 तारीख को क्या आपको लगता है कि जो एनडीए के जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और दलित समाज से अलग हो सकते हैं? 14 तारीख को ही क्यों चुना गया, 15 को चुन लेते? बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। देखिए, मैं संकेत को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। राजनीति में मैंने शुरू में ही कहा, राजनीति में संकेतों का अपना महत्व है, और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, और उसी दिन बिहार में एनडीए का जो नेता होंगे उनका नाम फाइनल होगा। तो क्या कोइंसिडेंस है, क्या इससे कुछ जो नए नेता होंगे उससे कोरिलेटेड है? जी, लेकिन और भाजपा यदि एक बात मैं बता दूं, भाजपा उस दिन यदि उस दिन के महत्व को समझते हुए यदि नेता का चयन करता है तो बड़ा मैसेज आएगा। ऋषि जी, लेकिन एक चीज हमें बताइए, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं,
बीजेपी किसी भी चीज को इवेंट बनाती है, हम आप सभी जानते हैं कि इवेंट बनाती है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, इवेंट बनाया गया कि पहली बार किसी दलित समाज के व्यक्ति को, यहां तक कि एक फिल्म एक्ट्रेस है कंगना रनावत, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह भी दिया कि पहली बार रामनाथ कोविंद के रूप में एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया। वहां पर इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने उन्हें टोका और कहा कि नहीं, पहली नहीं दूसरी बार, पहली बार के.आर. नारायणन बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना से लेकर आज तक किसी दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। नंबर एक बात, बंगाल में बहुत बड़ी आबादी दलित वर्ग की है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा से निराश दलित वर्ग ने संविधान बचाओ के मुद्दे पर कितना बड़ा राजनीतिक चोट बीजेपी को पहुंचाया, वो आप सभी जानते हैं। और अंबेडकर जयंती मौजूदा दौर में इस देश में एक सबसे बड़े इवेंट के तौर पर देखा जाता है। दिल्ली के या देश के किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर निकल जाए, हर चौराहा नीला दिखाई देता है, हर चौराहा नीला दिखाई देता है अगर आप देखें तो। उस इवेंट के मौके पर भारतीय जनता पार्टी यदि दलित समाज का मुख्यमंत्री लेकर आएगी तो क्या आपको लगता है वो चुप बैठेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उस दिन लगता है कि राष्ट्र के नाम संदेश देने पहुंच जाएंगे इवेंट बनाने के लिए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, यदि मैं आपको बता दूं 14 तारीख को इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है तो कई एक तीर से जो कई निशाना साधने की बात होती है। आप देखिए, बिहार में तो फायदा होगा ही आपको फायदा बंगाल में होगा, आपको फायदा पंजाब में होगा, जहां पंजाब में बिल्कुल बीजेपी खत्म हो गई है और सबसे अधिक आबादी दलितों का पंजाब में है। आपको फायदा पंजाब उत्तर प्रदेश में होगा, जस्ट चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक तीर से आप कई टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बंगाल में बड़ी आबादी है, ये मिथ टूट जाएगा। और देखिए, जैसे ही यदि 14 तारीख को ये फैसला होता है कि यदि दलित समाज से आने वाला कोई विधायक या व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हैं तो इसका उपयोग भाजपा पुरजोर ढंग से उठाएगी बंगाल में। और ये मिथ भी टूट जाएगा कि करीब 17-18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है। तो जो ये मिथ है कि बीजेपी शासित राज्यों में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, वो भी टूट जाएगा। तो एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं यदि 14 तारीख को बीजेपी नेता चयन करने में इस चीज का ख्याल रखती है। लेकिन एक सवाल इससे और मैं एक बात और खत्म कर दूं, और उससे नीतीश कुमार को भी साधने में उनको मतलब सहायता मिलेगी। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक यदि आप उसको एनालिसिस करें तो महादलित वर्ग है। यदि जनक राम बनते हैं तो महादलित से आते हैं। ये अच्छा सवाल आपने वो किया। दलित वर्ग में कौन कौन से प्रोमिनेंट नाम है बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जनक राम है। यदि चिराग पासवान को साधना है, क्योंकि भविष्य में बीजेपी को एलायंस पार्टनर पर जो निर्भरता है उसको कम करना है। यदि पासवान समाज को यदि आगे बढ़ाना है तो उससे नीतीश कुमार भी खुश हो जाएंगे, ऑपरेशन चिराग वाला बदला ले लेंगे और पासवान समाज का एक बड़ा नेता भाजपा को मिल जाएगा। तो उसमें मुरारी पासवान और चिराग, ये क्या कहते हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान का नाम सबसे आगे है। पढ़े लिखे लोग हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान। मुरारी पासवान का भी जो इमेज है बहुत मतलब साफ सुथरा है जी, पहली बार के विधायक है। पहली बार के विधायक है और इमेज साफ सुथरा है। एक होता ना क्लीन इमेज, कोई बैगेज उनके साथ नहीं है। लेकिन कई ऐसे प्रोमिनेंट नाम हैं जिनके साथ बैगेज है, तो कहते हैं ना 8वां पास है, इधर ना कहते हैं कि पीएचडी किए हुए हैं। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कब सब समझते हैं, आप क्या कहना क्या चाहेंगे, जनता भी समझती है। तो भाई हम 8वां पास है तो 8वां पास है, ये नहीं ना कि हम 8वां पास है कर रहे हैं पीएचडी है। हाफी डिप्यूट में देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कहा मुरारी पासवान ने या गुरु प्रकाश पासवान ने। तो एक भाजपा एक मैसेज दे सकती है। देखिए, भाजपा को, देखिए मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं हूं। बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जिनका इमेज बिल्कुल साफ सुथरा हो,
ठीक है, कप्तान थोड़ा कमजोर ही है, थोड़ा अनुभवहीन है, लेकिन टीम आप मजबूत दीजिए ना। कप्तान ठीक है थोड़ा कमजोर है, टीम मजबूत। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, मोहन यादव को सीएम बना दिया, लेकिन उनके टीम में कौन कौन है देखिए, पराग पटेल से लेके कैलाश विजयवर्गीय, इतने स्ट्रॉन्ग टीम को वहां मतलब बीजेपी ने कनेक्ट किया है जी। तो आपको नए लीडरशिप को डेवलप करना है तो आपको करेक्ट डिसीजन लेना पड़ेंगे। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ऋषि जी ये भी है, जनता दल यूनाइटेड ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। जेडीयू को लग रहा है कि मुख्यमंत्री वो अपना बरकरार रखने में सफल होंगे, और कल ही से एक वायरल हो रहा है राजद के अलग अलग नेताओं के बयान। उस बयान में साफ साफ पहले तो दबे ढके तरीके से, अब तो खुले समर्थन की बात की जा रही है। विधायक आकर कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के खुले समर्थन के लिए तैयार है, जेडीयू मुख्यमंत्री पद अपने पास रखे। इस डेवलपमेंट के बाद स्वाभाविक है नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़नी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बरक्स। और जब से खबर चली है कि नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद दिल्ली में कोई बैठक नहीं करेंगे जेडीयू की, सीधे कल ही पटना आ सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग परसों आ सकते हैं, तो कल वाली बात पर यदि हम यकीन करें तो साफ मतलब है कि मोदी साहब से कोई मुलाकात उनकी नहीं होनी है। अगर नीतीश कुमार कल शपथ लेते हैं और वापस आ रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं होती है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई राष्ट्रीय जनता दल के साथ बड़े भाई छोटे भाई के बीच में पुरानी दोस्ती के तार फिर से जुड़ने लगे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत से पत्रकार पटना में बैठ के ये पिक्चर बनाने में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार अब फिनिश हैं, ओवर हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है बीमार हैं, बीमार नीतीश कुमार भी बिहार के अन्य नेताओं पे भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो खबर यही थी कि दिल्ली जाएंगे, शपथ लेंगे, आने से पहले अमित शाह नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, फिर बात होगी। बात में क्या क्या बात होगी, नए नए गुल खिलेंगे, लेकिन कोई गुल खिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप बता रहे हैं कि सीधे आ रहे हो। और कल राजद के कोई नॉर्मल एमएलए नहीं, राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू का बयान है भाई साहब जी, कि 25 से 30 फिर से नीतीश, बिहार की जनता ने नीतीश के चेहरे पे मैंडेट दिया, और भी सांप्रदायिक ताकतों को बिहार के आवाम को बचाना है सांप्रदायिक ताकतों से, तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम नीतीश कुमार को खुले दिल से समर्थन करते हैं। ये है बयान रणविजय साहू का। और रणविजय साहू अपने कैपेसिटी में बयान तो दिए नहीं होंगे जब तक तेजस्वी यादव की तरफ से इशारा नहीं मिला होगा। लेकिन रणविजय साहू अपने कैपेसिटी में बयान नहीं दिए होंगे, स्वाभाविक है, पार्टी की मर्जी से दिए हैं। फैसल रहमान मिले हैं तो भले ही व्यक्तिगत कैपेसिटी में मिले हो या पार्टी की से, अंततः जो है घी कहीं भी गिरा थाली में तो चावल में गिरे, दाल में गिरे, जाएगा तो खाने वाले के पेट में। तो चाहे फैसल रहमान हो या रणविजय साहू, पार्टी लाइन पे बोले, पार्टी लाइन पर ना बोले, लेकिन इतना तो तय है कि नीरज कुमार जो बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना तो नहीं बोलेंगे जेडीयू में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, नीरज कुमार उन वफादारों में से हैं जो खुश मतलब होता है ना कि खुशी के समय आपके साथ हैं और गम में आपके पतली गली से निकल गए, उन लोगों में से नहीं है नीरज जी। आप कई ऐसे नेताओं का आप देख लीजिए जो कुछ दिन पहले जय निशान तय निशान कर रहे थे, अब चुप्पी साध दिए हैं। इसलिए चुप्पी साध दिए हैं, उनको लगता है कि यदि अधिक जोरों से यदि निशांत का नाम लेंगे या निशांत को लेकर यदि मतलब स्टैंड रखेंगे, हो सकता है कि मतलब उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया जाए। कई 2-3 ऐसे लोग जेडीयू में हैं जो बीजेपी और इनके बीच में काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि निशांत पार्टी को संभाले। निशांत जैसे ही आएंगे उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो उनके नजर में बचने के लिए बहुत से नेताओं ने अपने चुप्पी साध रखा है। लेकिन नीरज कुमार उन नेताओं में से भी हैं। और मैं एक बात बता दूं, कई ऐसे पत्रकार होंगे जो ये मतलब को रिलेट कर रहे होंगे कि मंत्री बनना है, इसलिए नीरज कुमार बयान दे रहे हैं। नीरज कुमार जहां से आते हैं मोकामा से, मुझे नहीं लगता है कि उनको वो जानते हैं कि वो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन नीरज कुमार नीतीश कुमार के वफादारों में से भी है। अभी बताइए, कांग्रेस में अहमद चाहे क्या सोनिया गांधी ने चाहे नीतीश नहीं बने?
चाहे नीतीश कुमार का दिन अच्छा हो या खराब हो, दिन बुरे हो या अच्छे हो, नीरज कुमार उतनी मजबूती से, तो एक वफादार का जो कैरेक्टर होता है उसको वो निभा रहे हैं। और उनकी इच्छा है कि निशांत जो है आगे बढ़कर पार्टी और सरकार को चलाए। और निश्चित ही एक बात बिल्कुल सही है, ठीक है, परिवारवाद से आप इसको जोड़िए, तमाम आप आलोचना कीजिए, लेकिन एक बात सही है कि निशांत के अलावा कोई और आता है तो पार्टी को नहीं बचा पाएगा, पार्टी टूट जाएगी। तोड़ने के लिए बीजेपी तैयार है, तोड़ने के लिए राजद तैयार है। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ऋषि जी, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, क्या वो परिवारवाद नहीं है? वसुंधरा राजे की बेटी विजय राजे, वो विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे, क्या वो परिवारवाद नहीं है? वसुंधरा राजे, चौधरी के बेटे, वसुंधरा राजे यशोधरा, वसुंधरा राजे यशोधरा राजे और दुष्यंत। ठाकुर प्रसाद बिहार में जनसंघ के संस्थापकों में से एक, ठाकुर प्रसाद पूर्व उद्योग मंत्री, उनके बेटे रविशंकर प्रसाद, क्या वो परिवारवाद नहीं है? शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, क्या वो परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद का विरोध हो तो एक सिद्धांत के तौर पर हो, नीति के तौर पर हो। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, क्या वो परिवारवाद नहीं है? मतलब परिवारवाद सिर्फ निशांत के लिए ही है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, क्या वो परिवारवाद नहीं है? दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह, क्या वो परिवारवाद नहीं है? भाजपा के अंदर जितना परिवारवाद है उतना तो इस देश के अंदर किसी पार्टी में नहीं है। सवाल यह है, नहीं, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर सियासत में परिवारवाद का विरोधी हूं, लेकिन जो लालू यादव कहते थे संसद में ना कि धन और धरती छोड़ के, धन और धरती बट के रहेगा अपना अपना छोड़ के, जो लालू यादव का एक पुराना क्लिप अन्ना आंदोलन के समय का वायरल होता है, वही स्थिति है। अपना परिवारवाद परिवारवाद नहीं है अपनी पार्टियों का। लालू यादव का परिवारवाद तो नीतीश कुमार का परिवारवाद। अरे वाह, ये कौन सी राजनीति चल रही है भाई, या कौन सा उसूल है? मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी गांधी परिवार है, सोनिया गांधी गांधी परिवार है, परिवारवाद है, वरुण गांधी या मेनका गांधी नहीं है। इस लॉजिक का ये बीजेपी वाले ही दे सकते हैं। खैर, क्या आपको लगता है कि बिहार के अंदर अगले 4 दिन जो बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, 10 से लेकर 13 तारीख तक, 14 तारीख कह लीजिए, 5 दिन, 10, 11, 12, 13 और 14 अप्रैल, ये 5 दिन बिहार की राजनीति में क्या वाकई एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जब तक नए नेता का चयन नहीं हो जाता है पेंडुलम वाली स्थिति बनी रहेगी। मतलब जो बादल जो है छाए रहेंगे, अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है कि मौसम साफ होंगे या बारिश होगी। सावन के पहले ही बादल छा जाएगा। हाँ, सावन के पहले ही बादल छा जाएंगे। जब तक बिहार है ये, और बिहार में भी नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो राजनीति में नीतीश कुमार है, कब क्या डिसीजन ले ले। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठक होने वाली थी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। जेडीयू की बैठक होने वाली थी, बैठक दिल्ली में बताई जा रही थी, अब खबर आ रही है कि वो कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में साथ में विजय बाबू भी गए हैं। हाँ, विजय चौधरी जी भी गए हैं, संजय झा भी गए हैं। अब कई ऐसे नेता मंत्री हैं, बंगला जो है सवारने सजाने लगे हैं। वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं कि निशांत नहीं बनेगा तो हम ही बनेंगे, विभाग भी गिरी रहेगा, तमाम एसपी डीएम को हरकाएंगे। डीएम को तो नहीं, एसपी को हरकाएंगे। सपना सब देख रहे हैं। सपना देखने का अधिकार है, हम भी सपना देखते हैं कि प्रधानमंत्री बने एक दिन, लेकिन बन नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं? आप अपने चैनल के प्रधान संपादक है, ऋषि मिश्रा ऑफिशियल जो आपका चैनल है, आप प्रधानमंत्री से कम नहीं। चलिए, प्रधान तो लगा हुआ है कम से कम। आखिरी सवाल और संक्षिप्त जवाब के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। ऋषि जी, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री 14 अप्रैल को कौन चुना जा रहा है? देखिए, संकेत को यदि मापदंड मानेंगे तो मुझे लगता है कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है। और संघ का चला तो ईबीसी समाज से ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको, ईबीसी या ओबीसी समाज से या जनरल समाज से मुख्यमंत्री होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि 14 की बैठक को आगे 15 या 16 को खिसका दिया जाएगा? वो मैं वही चीज कह रहा हूं कि उस दिन कौन से मतलब नक्षत्र ग्रह चलता है।
और एक बात मैं बता दूं, सम्राट चौधरी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि संघ विरोध में है, लेकिन अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद जो खबर है, हो सकता है वो गलत भी हो, सम्राट चौधरी के हस्तक्षेप के बाद, मतलब इंटरफेयर होने करने के बाद कुछ मतलब इनका सीन मतलब बना है। देखिए 14 तारीख को क्या होता है। अमित शाह, ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह का पसंद सम्राट चौधरी है, तो अमित शाह का पसंद है तो नंबर 2 पार्टी में तो वही है, सरकार हो या पार्टी। लेकिन संघ जो है ये संघ की ये चाहत है, संघ की ये इच्छा है कि कोई जो विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति हो वही मुख्यमंत्री। तो ऐसे में मुझे लगता है कोई ईबीसी या दलित समाज से आने वाले व्यक्ति जो संघ पृष्ठभूमि से है, उसका लकी ड्रॉ में नाम निकल सकता है, पर्ची में नाम आ सकता है। जी, पर्ची में नाम आ सकता है, लेकिन पर्ची में नाम तो तभी आएगा जब नीतीश कुमार की सहमति होगी। बिना सहमति के वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात भी करीब करीब तय है। लेकिन देखते हैं, पर्ची के पहले नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक खर्ची निकालने के लिए जो तैयार है, आर्थिक खर्ची नहीं, राजनीतिक खर्ची निकालने के लिए तैयार है, या राजू श्रीवास्तव वाली भाषा में जो कहते हैं ना, खर्ची दे खर्ची, वो खर्ची देने के लिए तैयार है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की सियासत का अब काउंट डाउन, अगला मुख्यमंत्री कौन, ये काउंट डाउन शुरू हो चुका है। और इस काउंट डाउन के बाद अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलना है, ये भी करीब करीब तय है। नीतीश कुमार 3 सदन के सदस्य रह चुके थे, चौथे सदन के सदस्य के तौर पर कल शपथ लेंगे और रिकॉर्ड एक बन जाएगा। उन चुनिंदा नेताओं की श्रेणी में आ जाएंगे जो विधानमंडल और संसद दोनों के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके होंगे। लेकिन बिहार फिलहाल रिकॉर्ड की तरफ नहीं देख रहा। बिहार फिलहाल यही देख रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, और क्या वाकई जनता दल की दोनों शाखाओं के बीच में फिर से दोस्ती हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। देखते जाइए, 5 दिन के अंदर बिहार का पूरा खेल आपके सामने आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 14 अप्रैल को नेता चुने जाने की स्थिति में दलित मुख्यमंत्री की संभावना प्रबल होती जा रही है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।